नमस्कार, रात 10 बजे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। हैदराबाद में आयोजित बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक रविवार को खत्म हुई। समापन के अवसर पर पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी जनता की अपेक्षा में खरी उतरी है। आने वाले दिनों में तेलंगाना में भी बीजेपी का परचम लहराएगा। बैठक में सरकारी योजनाओं के 30 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचने और हर घर तिरंगा समेत कई अभियान चलाने का फैसला लिया गया। राजनीतिक और आर्थिक से जुड़े 2 संकल्प भी लिए गए। बैठक में पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित कई दिग्गज शामिल हुए। राष्ट्रीय कार्य समिति महत्वपूर्ण रही है और इसमें कार्यकर्ता को ऊर्जा भी मिली है, एक नई दिशा भी मिली है। हैदराबाद के कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़े उत्साह के साथ में स्वागत किया गया और बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया है। तेलंगाना आने वाले समय में जो तेलंगाना का भविष्य वो भाजपा है और भाजपा के द्वारा तेलंगाना का विकास होगा, ये संकल्प भी लोग यहाँ से पारित हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी है। मुख्यमंत्री आज कोरिया जिले के बैकुंठपुर पहुंचे। अपने कार्यक्रम की शुरुआत सीएम ने बचरा पौड़ी के देवगुड़ी में मां काली और ठाकुर देव की पूजा अर्चना करके इसके बाद सीएम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण उन्होंने किया और वहां भर्ती मरीजों से बातचीत की। पोंडी, बचरा और पटना में भूपेश बघेल का चौपाल यहां पर लगा और जहां सीएम ने ग्रामवासियों को कई सौगातें दी। पोंडी बचरा में नवीन महाविद्यालय की घोषणा की गई। पटना ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया। पोंडी, बचरा और पटना में सहकारी बैंक की शाखा खुलेगी। धनुवर में नए पुल का निर्माण होगा। पटना के बाद सीएम झुमका आइलैंड भी गए और बोटिंग का यहां पर उन्होंने जमकर आनंद लिया। झूले पर झूला झूला और कोरिया टूरिज्म की वेबसाइट को यहां पर लॉन्च किया। इसके बाद मानस भवन में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में भी शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल सोमवार को गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में भेंट मुलाकात करने जिले के दौरे पर रहेंगे। दौरे को लेकर सीएम सुबह 11 बजे मरवाही पहुंचेंगे। यहां नागेश्वरी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। साथ ही मरवाही में स्थानीय लोगों से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुलाकात करेंगे। मरवाही के बाद मुख्यमंत्री जिले के सकोला गांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और ग्रामीण बदिराम आर्मी को यहां भोजन करेंगे। यहां सीएम कोटमी थाने का निरीक्षण भी करेंगे। इसके बाद सीएम कोटा विधानसभा के बैगा बाहुल्य केवची गांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम करने के बाद पेंड्रा के असेंबली हॉल में आदिवासी विकास सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वहीं शाम को विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ सीएम गौरेला रेस्ट हाउस में मुलाकात करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री अमरकंटक भी जा सकते हैं, जबकि दूसरे दिन 5 जुलाई को गौरेला रेस्ट हाउस में सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान सीएम के साथ मंत्री जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल, कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत और मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव भी मौजूद रहेंगे। खुशी की बात है। क्या इच्छा जाहिर करेंगे? हम लोग उसको यहाँ आशीर्वाद मांगेंगे, आएगा तो उसके साथ में बैठेंगे और कुछ मांग करेंगे, बताएंगे अपने खेती किसानी को। दाल भात रहेगा, सब्जी रहेगा, भाजी रहेगा, कुटनी भाजी रहेगा, कटहल रहेगा। मैं कांग्रेस में हमारे दादी पुरखा के जमाने से जुड़ा हूँ। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह अपने 4 दिवसीय प्रवास पर कल छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक कल दोपहर 1:45 पर रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर से वो सीधे एनटीपीसी कोरबा रवाना हो जाएंगे। कोरबा में वो बीजेपी दफ्तर भी जाएंगे। मंगलवार सुबह 8 बजे वो राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी में दर्शन करने के बाद सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक कोरबा के बीजेपी दफ्तर में बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक वाल्मीकि आश्रम में रहेंगे। शाम 4:30 बजे गीतांजलि भवन पुराना बस स्टैंड कोरबा जाएंगे। 6 जुलाई को जिला पंचायत कार्यालय कोरबा पहुंचेंगे। वहां सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जिला पंचायत मीटिंग हॉल में केंद्र की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ चर्चा करेंगे। दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक जिला पंचायत मीटिंग हॉल में जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 3 बजे सांस्कृतिक भवन कटघोरा जाएंगे। शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रचकम्मा गांव में दौरा कर स्थानीय निवासियों और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। 7 जुलाई को सुबह 9:30 बजे कोरबा विकास स्थल का दौरा करेंगे। सुबह 11 से 12 बजे तक कोरमा गांव का दौरा कर स्थानीय निवासियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे।
केंद्रीय मंत्री दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक प्रेस क्लब तिलक नगर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। कोरबा से शाम 5:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे। यहां से वो रात 8:20 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बढ़ते आगे, दंतेवाड़ा में नक्सलियों के मूवमेंट को लेकर कांग्रेस नेता चविंद्र कर्मा ने चिंता व्यक्त की। मूवमेंट को लेकर कर्मा ने कहा कि 200 की संख्या में ओडिशा के नक्सली बस्तर के जंगलों में कूच कर चुके हैं और यहां के नक्सलियों से ट्रेनिंग ले रहे हैं। कर्मा ने इस बात पर भी चिंता जाहिर की कि इस बात की जानकारी उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों को दी है। इसके बावजूद पुलिस इसे गंभीरता से नहीं ले रही। उन्होंने पुलिस को आगाह करते हुए कहा कि समय रहते सतर्क रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आने वाले दिनों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। 200 के करीबन उड़ीसा से भी भर्ती में आए हैं, नक्सली भर्ती में। उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि फोर्सेस कहीं पे भी गंभीर नहीं है, जिसका मुझे लगता है कि आगामी दिनों में बड़ा दुष्परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अभी भी वक्त है कि पुलिस प्रशासन इस पे सख्त हो। अगर नहीं होता है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हम लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस मेयर प्रत्याशी संजय शुक्ला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा संजय शुक्ला के बारे में बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि उनके बयान से संजय शुक्ला का मत तो बढ़ेगा। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को लेकर उन्होंने कहा कि संजय शुक्ला खुद के ट्रकों को सड़क से हटाएं, तभी ट्रैफिक सुधर पाएगा। बता दें कि बीजेपी के सभी पूर्व महापौर अपने कार्यकाल के कामों की जानकारी दे रहे हैं। इसी के चलते विजयवर्गीय ने भी अपने महापौर कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। ट्रैफिक बहुत खराब है इंदौर का, और अपनी जेब से 5 ओवरब्रिज बनवाएंगे, शुक्ला जी बोल रहे थे। ऐसा इस प्रकार की बचकानी बातों को मैं बहुत ज़्यादा महत्व देता नहीं। मैं उसका जवाब दूंगा तो उसका महत्व बढ़ेगा। ऐसा राजनीति में होता नहीं। वो अपने ट्राले ही बंद कर लें तो ट्रैफिक ठीक हो जाए। शायद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का मानना है कि मदरसों में पढ़कर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, इसलिए धर्म की शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा भी दी जानी चाहिए। इसके अलावा उदयपुर हत्याकांड को लेकर उन्होंने कहा कि इस घटना के तार आतंक से जुड़े हैं। कांग्रेस के राज में कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। वहीं तेलंगाना में टीआरएस को लेकर कहा कि राजनीति में मर्यादा का होना जरूरी है। टीआरएस टीएमसी के सीएम प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर रिसीव करने तक नहीं जाते। और कंप्यूटर के माध्यम से आधुनिक शिक्षा, मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाता। हम चाहते हैं कि मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर भी बने, और इसलिए कुरान के अलावा दूसरी शिक्षा भी मदरसों में दी जाए। उदयपुर की घटना जो हुई बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही कांग्रेस उसको एक सामान्य कत्ल मान रही है। वो सामान्य कत्ल नहीं, वह आतंकी स्वरूप है, समाज में आतंक फैलाने का था। अब उसको राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। एक शब्द है मर्यादा। इस देश के जो संस्कार और संस्कृति में मर्यादा का बहुत महत्व है। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, दिग्विजय सिंह जिनको लेने जाते थे। ये हमारी परंपरा है। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव के लिए 6 जुलाई को वोटिंग होनी है। वोटर को एक साथ मेयर और पार्षद दोनों को वोट देना होगा। इसके बाद मतदान कंप्लीट माना जाएगा। पोलिंग बूथ पर इसके लिए 2 मशीनें रखी जाएंगी, दोनों आपस में जुड़ी रहेंगी। पहली मशीन पर वोट करने पर छोटी बीप सुनाई देगी, जबकि दूसरा वोट करने पर लंबी बीप बजेगी। इसके बाद ही वोटर बाहर निकल सकेगा। अगर कोई मतदाता पार्षद या महापौर में से किसी एक को वोट नहीं देना चाहता तो नोटा का भी विकल्प होगा। पार्षद की ईवीएम में सफेद और महापौर की ईवीएम में गुलाबी मतपत्र होगा। महापौर की ईवीएम पहले नंबर पर होगी। बढ़ते आगे, गुना में एक आदिवासी महिला को जमीन विवाद के बाद जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। गुना में सहरिया
आदिवासी महिला को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हादसे में महिला का 80% शरीर झुलस गया है, जिसके बाद महिला को जिला अस्पताल से भोपाल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल महिला बयान देने की स्थिति में नहीं है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है। महिला के पति ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर उन्होंने 23 जून को एसपी को लिखित आवेदन देकर अपनी जान का खतरा बताया था। दरअसल जमीन विवाद में तहसीलदार ने विवादित जमीन का पटाक्षेप करते हुए पीड़ित परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके बावजूद आज तीनों आरोपी जमीन की जुताई कर रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने पर महिला खेत पहुंची थी, जिसके बाद बदमाशों ने पूरे मामले को अंजाम दिया। आज बोने के लिए गए थे तो मेरी बीवी आगे चली गई, वो बोने के लिए मना करने के लिए उसमें तेल पटक के आग लगा दे डीजल। गंभीर होने से उसको भोपाल रेफर किया गया है और 3 आरोपियों में से 2 को हिरासत में ले लिया गया है और तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। मामले पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी ट्वीट करते हुए शिवराज सरकार पर सवाल उठाए हैं। बढ़ते आगे गुना मामले पर सियासत भी शुरू हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कई सवाल खड़े किए। गुना में आदिवासी महिला को जिंदा जलाने के मामले में अब सियासत भी गर्म हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए कहा है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार में आदिवासियों पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कमलनाथ ने पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा देने की मांग की। ये प्रदेश सरकार आदिवासियों के हित की केवल घोषणाएं करती है, बात करती है, लेकिन उनको जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। वहीं कमलनाथ के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी केवल ट्वीट तक सीमित है, जबकि बीजेपी जमीन पर है। बीजेपी ने कहा कि गुना मामले की पूरी जांच हो रही है। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जघन्य अपराध है, लेकिन इसमें बीजेपी कांग्रेस कहां से आ गई? प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा, ढूंढ रहे गली गली, अभी आप देखना क्या हाल करते हैं उनका। कांग्रेस इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी को घेरने में लगी हुई है। चलिए बढ़ते आगे और आगे देखते हैं बिग न्यूज। हैदराबाद में 2 दिन से भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अंतिम दिन हुई सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा केसीआर सरकार की कमान ओवैसी के हाथ में है, मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जाते। उन्हें एक तांत्रिक ने कहा है कि अगर आप सचिवालय जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में हैदराबाद को भाग्यनगर कहा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता राज्य में भाजपा की डबल इंजन की सरकार के लिए खुद ही रास्ता बनाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आपने भरपूर समर्थन दिया। ग्रेटर हैदराबाद के चुनाव में भाजपा को आपने जो प्यार दिया वह ऐतिहासिक है। अब तेलंगाना के लोगों की बारी है। पीएम मोदी ने कहा भाग्यनगर में ही सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया था। हमारी पार्टी का नारा भी यही है, तुष्टीकरण खत्म कर तुष्टीकरण का रास्ता अपनाना। उन्होंने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की तारीफ करते हुए इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। महाराष्ट्र में कोरोना का संकट एक बार फिर से देखा जा रहा है। कोरोना ने एक बार फिर तेजी से देश के बड़े शहरों में अपनी गिरफ्त में ले रहा। महाराष्ट्र की हालत यह है कि बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के लगभग 3000 नए केस सामने आए। इनमें से मुंबई से 761 मामले हैं। चलिए बढ़ते आगे कुछ खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 के पार हो गई। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जारी है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर अभी तक जांच की सुविधा शुरू नहीं हो पाई, जबकि हर दिन लाखों की संख्या में लोग दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। लापरवाही इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ही हर बार कोरोना संक्रमण बढ़ने का कारण दूसरे राज्यों से आए यात्रियों को बताता है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ने लगा है और अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 पार हो गई है। लेकिन लापरवाही देखिए, ये रायपुर का रेलवे स्टेशन है। कुछ दिनों पहले एक आदेश आया था जिसमें ये कहा गया था कि बाहर से आने वाले यात्रियों की कोविड जांच की जाए, उनका थर्मल न्यूट्रिशन किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी रायपुर रेलवे स्टेशन पे यहाँ पर जाँच नहीं की जा रही है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से आने वाले लोग रायपुर रेलवे स्टेशन पर सबसे ज़्यादा आते हैं और यहीं से आकर के दूसरे ज़िलों में जाते हैं और वहाँ पर कोरोना का संक्रमण बढ़ जाते हैं। ये
बात हम नहीं कर रहे हैं। ये तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो ये कहते आए हैं कि जो दूसरे राज्यों से आने वाले लोग हैं उन्हीं के कारण से छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण बढ़ता है। लेकिन स्थिति देखिए कि यहाँ पर मास्क लगाया जा रहा है और नहीं यहाँ पर कोविड सेंटर बनाए गए हैं, कोविड जांच की व्यवस्था की गई है, जबकि हर साल इसी जगह पर स्वास्थ्य विभाग का एक बड़ा अमला लगता है और वो कोरोना की जांच करता है, बाहर से आने वाले यात्रियों की पहचान करता है। लेकिन उसके बावजूद न यहाँ पर अब कोविड सेंटर स्थापित किया गया है, कोविड जाँच केंद्र स्थापित किया गया है, बल्कि आने वाले यात्री मास्क का उपयोग भी नहीं कर रहे हैं। इनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि सरकार ने कुछ दिन पहले ही आदेश जाके कहा था कि रायपुर में आने वाले व्यक्तियों की कोरोना जांच की जाए। एयरपोर्ट पे अमला लगा दिया गया है, जो बाहर से आने वाले लोगों को उसकी जांच की जा रही है और इसके साथ साथ में जो अंतर्राज्यीय जो सीमा है उस पर भी जांच की जा रही है। लेकिन रायपुर रेलवे स्टेशन जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर लोग बाहर से आते हैं उनकी जाँच नहीं की जाए। लापरवाही यही जारी रही तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण तेज़ी से बढ़ जाएगा। कैमरा नरेंद्र मार्केट के साथ बिना और माईबीसी की रिपोर्ट रायपुर। चलिए बढ़ते आगे। कोरबा के गेवरा कोल माइंस में पिछले 24 घंटे से आग लगी है। आग लगने से एसएसएल में हड़कंप मचा हुआ है। आगजनी से एसएसएल प्रबंधन को लाखों का नुकसान हुआ है। दमकल कर्मी आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आग पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं किया जा सका है। हालांकि आग के फैलाव को रोक दिया गया। दमकल कर्मियों की सूझबूझ से कोयले के स्टॉक से आग लगे हिस्से को छोड़कर बाकी कोयले को अलग कर दिया गया। श्रमिक नेता हेमंत मिश्रा ने बताया कि मानसून में उमस के कारण बड़े साइज के कोयले में आग लग जाती है। गेवरा कोल माइंस में भी इसी वजह से आग लगी है। आपको बता दें कि हादसे में किसी तरह की हताहत नहीं हुई है। प्रबंधन के द्वारा कारगर 70 KL टैंकर से फायर का बुझाया जा रहा है। और कोयले का साइज जो होता है ना वो कुछ बड़ा होता है, बड़ा में ही आग लगता है और छोटा जो 10 mm 20 mm का है उसमें आग नहीं लग पाता। हवा जाने के कारण बड़ा कोयला जो है उसमें आग तुरंत प्रज्वलित होता है। रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर में रविवार को अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा समेत जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस स्कूल में अब तक 55 मूक बधिर बच्चों का एडमिशन हो चुका है। उद्घाटन समारोह में जांजगीर के राहुल साहू का भी इसी स्कूल में एडमिशन हुआ। इस स्कूल में विशेषज्ञ शिक्षक 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। सभी सुविधाएं भी निःशुल्क प्रदान की जाएगी। मूक बधिर बच्चों के लिए कॉलेज खोलने की भी तैयारी है। जब हमने इस शहर में ऐसे बड़े अभियान की शुरुआत की, उसमें जब आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय अनिला भेड़िया जी जैसे लोग आते हैं और एक कदम नहीं 10 कदम आगे बढ़ाकर वो हम सबकी मदद करते हैं, तो ऐसे समय में ये स्कूल आने वाले समय में उन हजारों बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बढ़ते आगे। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ़ वैसे तो धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन सुदूर अंचलों में बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की स्थिति चिंताजनक हो चली थी। 2017 में राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण की आई रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 5 साल से कम उम्र के करीब 38% बच्चे कुपोषित थे। वहीं 15 से 49 साल की 47% किशोरी और महिलाएं एनीमिया से ग्रसित थीं। राज्य सरकार ने इसे चुनौती की तरह लिया और इसे दूर करने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की गई। अब इसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। – 2019 से पहले छत्तीसगढ़ में कुपोषण किसी महामारी से कम नहीं था। राज्य में 5 साल से कम उम्र के करीब 38%, जबकि 15 से 49 साल की किशोरी और महिलाएं 47% कुपोषित थी। लेकिन इस समस्या को सीएम भूपेश ने गंभीरता से लिया और 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की। इसके जरिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताएं और 6 माह से 6 साल तक के बच्चों के लिए विशेष आहार की व्यवस्था की गई। 3 साल से ऊपर के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में ही गर्म भोजन, अंडा, केला, पौष्टिक लड्डू और हलवा देने की व्यवस्था की गई है। कोरोना काल में भी आंगनबाड़ियों के जरिए 25 लाख को योजना का लाभ दिया गया। सुपोषण केंद्र में चावल, दाल, रोटी, सब्जी, अंडा और लड्डू देते हैं। इसको खाकर मैं स्वस्थ हूँ, मेरे बच्चे भी स्वस्थ हैं। और सुपोषण केंद्र में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, अंडा, लड्डू और अंकुरित अनाज मिलता है। सरकार की इन कोशिशों के बाद अब सकारात्मक नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं।
पिछले 3 सालों में 1.72 लाख बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए, जबकि 85,000 महिलाएं एनीमिया से मुक्त हुई हैं। लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, महिला बाल विकास का ये कार्यक्रम है और हमें ऐसा लगता है कि इस अभियान के 3 साल संचालित होने के बाद बस्तर बीजापुर में की जो इलाके हैं वहाँ तो काफ़ी अच्छे संकेत मिले हैं। सरकार की कोशिश अब राष्ट्रीय स्तर पर भी सराही जाने लगी है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट में राज्य में कुपोषण स्तर 31.30 पर आ गया है, जो राष्ट्रीय स्तर के 32.10 से कम है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि ये अभियान कुपोषण से मुक्ति दिलाने में मील का पत्थर साबित हो रही है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।